नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। संसद में आज बजट पर चर्चा समाप्त हो गई तो राज्यसभा में वित्त मंत्री ने बजट पर जवाब दिया। क्या रहा संसद के विधायी कामकाज में, खास दिखाएंगे खबर विस्तार से। चर्चा करेंगे राहुल गांधी के संसदीय आचरण पर उठ रहे लगातार सवालों पर। होगी बात 3.60 लाख करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मिली मंजूरी की भी। बताएंगे एआई इम्पैक्ट समिट से पहले कौन से कार्यक्रमों पर दिख रहा है फोकस। दिखाएंगे बाबरी मस्जिद पर बंगाल में क्यों मचा हुआ है सियासी बवाल। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन बिल 2026 पारित। राज्यसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा हुई पूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, जीडीपी की अच्छी वृद्धि दर और नियंत्रित महंगाई जनता और सरकार की मेहनत का नतीजा। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर सत्ता पक्ष आक्रामक। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिख की अनैतिक आचरण की जांच की मांग। बीजेपी नेताओं का आरोप, नेता प्रतिपक्ष ने संसदीय मर्यादा और भाषा के उल्लंघन की सीमा पार की। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में डीएसी की बैठक में बड़ा फैसला। 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रक्षा खरीद पर लगी मोहर। राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मिली मंजूरी। सेना के तीनों अंगों के रक्षा उपकरणों को मंजूरी से युद्ध क्षमता में होगा इजाफा। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा 18 से 22 फरवरी तक भारत के राजकीय दौरे पर। दूसरे एआई शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। भारत यूएस ट्रेड डील पर विदेश मंत्रालय का बयान। तय रूपरेखा के तहत आगे बढ़ रही है वार्ता। बांग्लादेश में हिंसा के बीच संसदीय चुनाव संपन्न, मतों की गिनती जारी। बीएनपी जमात में मुकाबला कड़ा। चुनावी नतीजों पर सबकी नजर। और खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। और पहले बात संसद की। संसद के दोनों सदनों में आज भी विधायी कामकाज देखने को मिला। हालांकि पक्ष विपक्ष के बीच नोकझोंक आज भी दोनों सदनों में देखने को मिली। राज्यसभा में बजट पर हुई चर्चा के बाद वित्त मंत्री ने सरकार की ओर से विस्तार से जवाब दिया। तो लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन बिल 2026 पर चर्चा हुई, जिसके बाद इसे पारित किया गया। उसके बाद इसे राज्यसभा से भी पारित किया गया। वहीं इस विधेयक पर राज्यसभा में विस्तार से दोनों ओर से वाद विवाद भी देखने को मिला। संसद के बजट सत्र में दोनों सदनों में गुरुवार को कामकाज तेजी से आगे बढ़ा। अगर लोकसभा को देखें तो सदन की शुरुआत में विपक्ष के गतिरोध के कारण कार्यवाही बाधित हुई। विपक्षी सदस्य अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते को लेकर नारेबाजी करते हुए आसन के निकट पहुंच गए। पीठासीन सभापति ने विपक्षी सदस्यों के व्यवहार पर आपत्ति जताई और कहा कि यह सदन के नियमों के विरुद्ध है। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन बिल 2026 को विचार और पास करने के लिए पेश किया। इसके बाद बिल पर चर्चा विस्तार से की गई। इस संशोधन का उद्देश्य उन 3 कानूनों की निरंतरता को लेकर भविष्य में होने वाली अनावश्यक जटिलताओं से बचना है, जिन्हें औद्योगिक संबंध संहिता 2020 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। एक छोटा सा अमेंडमेंट है जिसमें एक लीगल क्लैरिटी लाने के लिए मैं अमेंडमेंट लेके आया हूं और भविष्य में भी कोई अच्छा आपकी ओर से सुझाव आएगा और कामगारों का कल्याण के हित में जो भी कुछ करने की आवश्यकता होगी, हम सभी सांसदगण साथ में मिलकर करेंगे। मैं सभी सम्मानीय सदस्यों को विनती करता हूं कि यूनानिमसली ये अमेंडमेंट को पारित करें। उधर राज्यसभा में देखें तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रश्नकाल में बताया कि 2014 से अब तक देश की परमाणु ऊर्जा उत्पादन की क्षमता दोगुनी हो गई है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी दावा किया कि 2032 तक भारत अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना बढ़ाकर 22 गीगावाट तक पहुंचा देगा। सन 2035 तक there will be exemption of duty on the import of the equipment related to nuclear plants etc. उसके तहत हमारा ये अनुमान है कि सन 2031-32 तक हम लगभग 3 गुना अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकेंगे
जिसका अर्थ हुआ कि 22,380 मेगावाट। वहीं संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा में बताया कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में अब तक देश की 2,14,904 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जा चुका है। On broadband, we had only 60 million subscribers, which today has gone to almost over 1 billion subscribers, with broadband internet speed of almost 66 Mbps. So there has been a huge revolution. राज्यसभा में वित्त मंत्री के जवाब के साथ ही बजट पर विस्तार से चली चर्चा समाप्त हो गई। शैलेंद्र मिश्र और ऋषि कुमार के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो राज्यसभा में आज बजट पर चली चर्चा समाप्त हो गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट देश को नई दिशा देने वाला है, तो युवाओं के लिए अपार संभावनाओं को लेकर भी आया है। बजट पर चर्चा अब दोनों सदनों में पूरी हो चुकी है। इसके बाद अब बजट सत्र के अगले चरण में इसे पास संसद से किया जाएगा। राज्यसभा में बजट पर 3 दिनों तक विस्तार से चली चर्चा के बाद बजट लोकसभा को वापस भेज दिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है। 2026 का बजट इन उपलब्धियों को स्थायी बनाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। बजट में घरेलू विनिर्माण और ऊर्जा सुरक्षा पर जोर दिया गया है, जिससे दीर्घकालिक उत्पादकता बढ़े और विकास की गति बनी रहे। Atmanirbharta is an important element, and that principle of Atmanirbharta will be kept in mind in everything that we plan for the economy. We have built domestic manufacturing capacity, and that is very obvious, and energy security is also something which we've kept in our minds while preparing the budget. So we have also ensured that citizens also become Atmanirbhar in their own spheres of life. वित्त मंत्री ने कहा कि देश की वर्तमान स्थिति को देखकर लगता है कि हम एक अनोखे दौर से गुजर रहे हैं और देश की जीडीपी की वृद्धि दर अच्छी है और महंगाई भी नियंत्रण में है। यह एक दुर्लभ संतुलन है जिसे गोल्डीलॉक्स मोमेंट कहा जा रहा है। यह हमारे देश की जनता और सरकार की मेहनत का नतीजा है। It is the achievement of our people to have a wonderful balance. That is, you're having a good high rate of growth of the GDP, and there is a low inflation which is being held at that kind of a level for continuously some time. I'll get into the details. Not an observation made by the ministry, but I think the Reserve Bank of India had used the expression Goldilocks moment. राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के उन आरोपों को भी खारिज किया जिनमें दावा किया जा रहा था कि कुछ राज्यों को बजट में फंड नहीं दिया गया है। वहीं विपक्षी सांसदों ने आज बजट प्रस्तावों और आर्थिक नीतियों पर अपना विरोध दर्ज कराया। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का यह आखिरी पड़ाव है। बजट सत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त हो जाएगा और दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा और 2 अप्रैल को पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयानों और उनके संसदीय आचरण पर गंभीर सवाल खड़े होते रहे, जिसके चलते संसद का सत्र बेहद हंगामेदार भी देखने को मिला। आज भी बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग की है, तो राहुल गांधी के देश विरोधी आचरण की शिकायत करते हुए एक संयुक्त संसदीय समिति बनाकर इसकी जांच कराने की मांग की। इस बीच एनडीए के नेताओं ने भी राहुल गांधी की गलत बयानी पर सवाल खड़े किए, तो दोनों ओर से सियासी बयानबाजी जमकर देखने को मिली। बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वक्तव्य के बाद सियासी पारा उफान पर है। सदन में नेता प्रतिपक्ष के व्यवहार और रवैये को लेकर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि बार बार बोलने के लिए समय न मिलने का डंका पीटने वाले कांग्रेस नेता को जब बोलने का मौका मिला तो उन्होंने तथ्यों से परे जाकर ऐसी बातें कही जिनका कोई पुख्ता आधार या साक्ष्य नहीं है।
कई बार लोकसभा अध्यक्ष के नियमों के अनुसार बजट पर बात रखने की बात कहने के बावजूद कांग्रेस नेता अपनी बात पर टिके रहे। वहीं मामले को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अनैतिक आचरण की तत्काल जांच कराने की मांग की है। पत्र में उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के बयानों और कार्यों ने भारतीय संसद और देश की प्रतिष्ठा को आहत किया है। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के 11 फरवरी 2026 को लोकसभा में दिए गए भाषण में भारतीय सेना और सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल की अवहेलना और विदेशी संस्थाओं द्वारा उनके कार्यों को प्रोत्साहित किए जाने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष से इस गंभीर मामले पर संसदीय समिति गठित कर जांच करने की अपील की। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द करने पर विचार किया जाए ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा बनी रहे। इससे पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ लोकसभा में नियमों के अनुरूप सब्सटेंशियल मोशन दिया और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने और उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की। देश को तोड़ने वाली जितनी शक्तियां हैं उनके साथ विदेशों में, चाहे वो कंबोडिया जा रहे हों, चाहे वो वियतनाम जा रहे हों, चाहे वो थाईलैंड जा रहे हों, चाहे वो बहरीन जा रहे हों, चाहे अमेरिका जा रहे हों, जो भी भारत को तोड़ने वाली ताकतें हैं उन सबों को जो है सोरेस फंडेड पैसे के साथ, सैम पित्रोदा के साथ मिलकर ये देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश कर रहे हैं। इसलिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए और जिंदगी भर के लिए उनको चुनाव लड़ने से डिबार कर दिया जाए। भारत यूएस ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी के बयान पर सत्ता पक्ष आक्रामक है। वहीं इससे पहले लोकसभा स्पीकर के कक्ष में विपक्ष के नेताओं के रवैये और प्रधानमंत्री के प्रति विपक्ष के आचरण को लेकर भी भाजपा हमलावर है। श्री राहुल गांधी जी बेबुनियाद और झूठे आरोपों के आधार पर देश को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, बिना किसी आधार के। राहुल गांधी जी एक बचपना सा व्यवहार जब पार्लियामेंट में करते हैं, अभी तक एविडेंस नहीं दिया है, कुछ भी बिना तथ्य के आधार पर ऐसे बोलते हैं, वो समझे वो राजा महाराजा है, ऐसे ही बोल सकते हैं। आप देश में किसानों में भरम फैलाना चाहते हो, आप देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हो और झूठ भी बोलते हो उस सत्य के मंदिर में जाकर के लोकसभा में। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रोल क्या है वो जानते नहीं, किस मुद्दे को कब उठाना उनको पता नहीं। तो देश के सामने कांग्रेस का असली चेहरा नजर आया है कि कांग्रेस नहीं चाहती सदन चले, कांग्रेस बेतुके आरोप लगाती है। कितना बड़ा आरोप है। नेता प्रतिपक्ष है, उन्हें अपने शब्दों की, भाषा की मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष का ये भाषण है, ये तो सड़क के किसी मवाली का भाषण हो सकता है। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष के चैम्बर में विपक्ष के रवैये और मीडिया के साथ नेता प्रतिपक्ष के व्यवहार को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कड़ी आपत्ति जताई। अब ज्यादा बोलेंगे तो पूरा तस्वीर सामने में आएंगे, वीडियो आएंगे तो वो क्या जवाब देंगे, इसलिए अपना गलती मान लेना चाहिए। स्पीकर से न्याय मिलता है, वो चेयर होते हैं, और स्पीकर को ही गाली देंगे तो न्याय कौन देंगे। अभी राहुल गांधी जी मीडिया को जवाब नहीं देना चाहते हैं, शायद इसलिए तिल मिला करके ऐसा शब्दों का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन ये ठीक नहीं है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस नेता ने अपने व्यवहार, भाषा और शैली से राजनीति तथा संसदीय गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बार बार अनर्गल और झूठे आरोप लगाए हैं। भाजपा का आरोप है कि बतौर जनप्रतिनिधि और नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता मर्यादा और अनुकूल आचरण के दायरे की सीमा को लगातार लांघने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इसी बड़ी खबर पे हम आगे चर्चा भी करेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। केड़ा मसाला होए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। इम्तियाज जी के फादर को बीमारी के कारण अचानक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। वाह, गाय तुम्हारी माता है,
है ना, तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब घोष बाबू को किस्मत ने जोर से टक्कर मारा, 1,60,000 का बिल आया, पर उनका चेहरा खिलखिलाया। कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी के बयानों से संसद में लगातार सियासी घमासान की। इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। राहुल के आचरण पर सवाल, संसद में सियासी उबाल मचा हुआ है। तो अपने आप में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के जो आचरण है उस पर बीजेपी लगातार विरोध जता रही है। इस खबर पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। अनिरुद्ध प्रताप सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ में मौजूद हैं। इसके अलावा अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, और बहुत जल्द ही वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जी जुड़ेंगे हमारे साथ में। फिलहाल 2 मेहमान हमारे साथ में। अजय जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि अब बीजेपी कह रही है कि साहब राहुल गांधी का जो आचरण है वो बड़ा असंसदीय है, उनकी सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए। इस नाते एक पत्र भी सौंपा गया। वो लगातार उनके बयानों पे, तथ्यों से परे और उनके आचरण पे सवाल खड़े कर रहा है। अजय जी। सर, थोड़ी सी नॉलेज, पहले तो मेरा आपको नमस्कार। और थोड़ी सी लेटेस्ट न्यूज ये है कि सरकार ने जो 2 शिकायत बीजेपी के अपने जो इनके प्रोपोगंडिस्ट हैं, जो इनके प्रोपोगंडे के मास्टरमाइंड लोग हैं, जैसे एक निशिकांत दुबे जी हैं और एक और है, जो वो आपको शायद नॉलेज नहीं है, वो वापस कर लिया है, इसको रोक दिया गया। दोनों जो इनको दिए थे, थोड़ा सा आप पूछ लें तो शायद हो सकता है आपको कंफर्म हो जाए कि वो उसको अब नहीं है। तो जब ऐसा था तो पहले दिया क्यों? क्योंकि दिया क्यों तो फिर वापस क्यों लिया? नहीं ले रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। रहा सवाल आचरण का, रहा सवाल देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपना एजेंडा और अपने सिस्टम और अपनी नीति नियत से काम करना है। लीडर ऑफ अपोजिशन को अपने तरीके से काम करना है। हम कोई चीज अगर कह रहे हैं तो वो आचरण के खिलाफ है, संसदीय आचरण के विरुद्ध है। लोग उबल रहे हैं, देश उबल रहे हैं। 70% लोग और देश का सारा किसान तो इसलिए उबल रहा है कि देश की सरकार ने जो भारत को गिरवी रखा है ट्रेड डील के नाम पर, ट्रंप के क्या दंडवत करा है, ट्रंप क्या कंप्रोमाइज किया है, ट्रंप साहब क्या सरेंडर किया है, वो किसान बहुत नाराज है। क्योंकि जब 3 काले कानून आए थे तो 750 किसान से ज्यादा ने आत्महत्या करी थी। तब अडानी साहब अपने गोदाम बना रहे थे तो वापस ले लिया था जब विरोध हुआ था। लाल आंखें चाइना को नहीं दिखाई, वो कीले चाइना पे नहीं लगाई। किसानों के लिए दिल्ली में कीले लगा दिए थे, ट्रैक्टर ट्रॉली लगा दी थी और लाल आंखें दिखा दी थी। तो निशिकांत दुबे साहब कितने बड़े सनातनी और क्या मैसेज जाते हैं, आपको अगर जानकारी ना हो तो मैं
खुले रूप से आपके चैनल पे बता रहा हूँ। ठीक है, आपने जो बात कही, ठीक है, उस बात को कंफर्म करने का अनिरुद्ध जी, ठीक है, मैं आप ही की बात पे आगे बढ़ता हूं। अनिरुद्ध जी वही कह रहे हैं कि निशिकांत जी ने अपना जो लेटर लिखा था वो वापस कर लिया। इसकी अगर पब्लिक डोमेन में जानकारी है तो एक तो वो स्पष्ट कर दीजिए, और फिर अगर वापस लिया है तो फिर तो दिया ही क्यों था? फिर वो सवाल ये पूछ रहे हैं आपसे अनिरुद्ध जी। 10 सेकंड फाइनल तो सर मैं आ रहा हूं आपके। अजय जी आपको भी चर्चा में बाकी लोगों को भी शामिल करें। अजय जी, एक बात और, अजय जी प्लीज। हाँ अनिरुद्ध, आदरणीय है जिन्हें आप अभी कह रहे हैं, मैं दुबे साहब के ऊपर एक बात और कह के खत्म कर रहा हूं, फिर सुन लीजिए। वो कितने संस्कारी और कितने सनातनी हैं, भाई बहन का रिश्ता हिंदुस्तान में कितना पवित्र हो रहा है, और उन्होंने अपनी बहन से ही शादी कर ली। इन लोगों का क्या चरित्र? देखिए ये व्यक्तिगत चीज के लिए देखिए अजय जी, अब आप एक सीमा से आगे चले गए, अब आप आगे चले गए। खैर एक सेकंड। हाँ अनिरुद्ध जी जल्दी से। हाँ अजय जी प्लीज। अनिरुद्ध जी, अरेंद्र जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अजय जी प्लीज, अब आप चाहते हैं कि कोई और ना बोले, आप ही बोल रहे हैं। ये कांग्रेस का मंच नहीं है सर, ये डिबेट का मंच है। मानसिकता जानते कितनी गंदी है? अनिरुद्ध जी, मैं कह रहा हूं कि अरेंद्र जी आप देखिए कि कांग्रेस के नेता, समर्थक, प्रवक्ता, कांग्रेस के राहुल गांधी, सबकी मानसिकता देखिए कितनी गंदी मानसिकता है। जैसी मानसिकता इनकी, ऐसे इनके नेता की मानसिकता, जो माता को, अपने मां को बेचने की बात तक कर डालते हैं पार्लियामेंट के अंदर अपने प्रिविलेज का फायदा उठा के। पता है इतनी घिनौनी बात कौन कर सकता है? अपनी मां को बेचने कोई घिनौनी बात कर सकता है, लेकिन राहुल गांधी जी खुलेआम पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अपनी प्रिविलेज का भारत माता का जिक्र कर रहे हैं, ये भी थोड़ा क्लियर कर दिया अनिरुद्ध जी। अरे भारत माता की बात जी हाँ कर रहे बिल्कुल। हैं। हाँ भारत क्योंकि माता सबकी वो है क्लैरिटी ना? भी रहनी चाहिए। कोई आदमी इतना घिनौना कैसे होता है? अरे भारत माँ दिल में बसती है, कोई अपनी माँ को कैसे बेच सकता है? यहाँ जवान लोग, दुनिया, पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति अपनी माँ के लिए प्राण न्यौछावर करता है, और ये साहब बेचने की बात करते हैं। मतलब कितनी घिनौनी ऐसी मानसिकता के नेता बैठे हुए हैं। इनकी मानसिकता ये है। देखिए राहुल गांधी की गलती नहीं है। राहुल गांधी ऐसे बच्चे हैं जैसे किसी खाना बनाना नहीं आ रहा, कुक, और उसको खाना बनाने का काम दे दिया जाए, तो ऐसे राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो है नहीं। उनको जो कुछ मिल जाता है प्रोपोगंडा, पहले लेफ्ट में चलता था, प्रोपोगंडा मंत्री हुआ करते थे, तो अब वो लेफ्ट वाला पूरा स्क्रिप्ट चली गई कांग्रेस के पास में। कांग्रेस के पास कोई काम तो है नहीं, केवल प्रोपोगंडा करना, झूठ फैलाना। और अरविंद केजरीवाल जैसे वो सीख रहे हैं, सीख ये रहे कि भैया झूठ फैलाओ, कोई सबूत मत दो, उसके बाद गाली इस लेवल पे दे दो। अरे भैया मोदी जी को गाली दो, भारतीय जनता पार्टी को गाली दे दो, आप संघ को गाली देते ही रहते हैं, आप सबको गाली दे दो, पर आप देश को गाली मत दो, आप सेना को गाली मत दो, आप हमारी भारत माता को गाली मत दो। लेकिन इनकी मानसिकता जिसे कहते हैं विकृत मानसिकता का निकट नमूना है। क्या वो पत्र उन्होंने वापस ले लिया है निशिकांत दुबे ने, जिसका जिक्र अजय जी कर रहे हैं? अरे पत्र वापस लिया नहीं लिया, लेकिन कम से कम राहुल गांधी को अपनी मानसिकता पे ध्यान, जिसे कहते हैं निकृष्ट मानसिकता का विकृत नमूना है राहुल गांधी। और उनके सारे लेगेसी आप देखिए, नीचे से लेके ऊपर तक सारे लोग इस तरीके से बात करते हैं। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप कम से कम पार्लियामेंट के फ्लोर पे मत बोलो। पार्लियामेंट के फ्लोर पे सिर्फ बिना सबूत की बात इसलिए करने आते क्योंकि उनके पास में प्रिविलेज रहता है, हम कुछ भी बोल के चले जाएंगे। बाहर तो कॉमन मैन भी उनका मुकदमा ठोंक देगा, 32 मुकदमा 19 में माफी मांगे। राहुल गांधी इसी हरकत को जैसे घूम रहे हैं। उनको लगता है कि पॉलिटिक्स उनकी प्रिविलेज बन चुकी, कुछ भी हम बोल के चले जाएंगे। ठीक है प्रफुल्ल जी, सवाल यह है कि मौजूदा हालात में जिस प्रकार से बीजेपी मुखर है और राहुल गांधी अपनी बातों पे अडिग नजर आते हैं, ये गतिरोध किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए दो चीजों पर मुख्यतः राहुल गांधी ने अपनी बात रखने का प्रयास किया, एक पुस्तक को लेकर और एक फ्रेमवर्क को लेकर। ट्रेड डील तो अभी फाइनल हुआ नहीं है, तो किसी के पास तो ट्रेड डील का फाइनल ड्राफ्ट है नहीं। मजे की बात यह है कि जिस ट्रेड डील पर यह सब चल रहा है, उसको लेकर 2 बार तो अपना फ्रेमवर्क अमेरिका ही बदल चुका है, और ईयू के साथ जो ट्रेड डील हुआ है उसको लेकर वहां के किसान आंदोलन कर रहे हैं कि भारत का माल किसानी का वहां पे आ जाएगा। तो ऐसे में भारत के किसानों का नुकसान पहले से कैसे तय कर लिया, ये एक चर्चा का विषय है। लेकिन इसमें सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है आर्यन कि चाहे वो साइबर क्राइम्स को लेकर हो, चाहे वो बजट के अन्य प्रावधानों को लेकर हो, महत्वपूर्ण विषयों पर जो चर्चा होनी चाहिए थी वो साइड में रह गई। और ऐसे में भारत की संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में बोलने ही नहीं दिया गया। मैं मानता हूं कि पार्लियामेंट्री परंपरा के अनुसार कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है ये है कि ये बजट सत्र है। अभी तक बहुत सारे अन्य सत्रों में
इस तरीके का ये होता था कि सत्र का काम चलने नहीं दिया जाता था, लेकिन सामान्यता परंपरा ये रही है कि बजट सत्र में जो है वो चर्चा सुचारू रूप से चले, क्योंकि इसमें सबके लिए महत्वपूर्ण प्रावधान होते हैं, राज्यों के भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, और किस क्षेत्र के लिए कितना प्रोविजन किया गया है इसके बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा होती है जी। तो मेरा ये मानना है कि किसी तरीके से इसमें से, और इसमें भी खास करके चेयर को, संसदीय परंपरा का एक दूसरा महत्वपूर्ण ये होता है कि जो भी चेयर में बैठा हुआ हो उस व्यक्ति के बारे में कभी भी आज तक कोई पार्टी का नाम लेकर चर्चा करते हुए मैंने तो नहीं देखा, लेकिन दुर्भाग्य से वो भी हमने इस सत्र में देखा। तो मुझे लगता है कि किसी तरीके से चेयर को इंटरवीन करके इसमें से रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि ये न केवल रूलिंग पार्टी का प्रश्न है, न केवल अपोजिशन पार्टी का प्रश्न है, ये देश के आने वाले वर्ष भर के बजट को विस्तृत रूप से चर्चा करके उसमें से रास्ता निकालने का प्रश्न है। इसलिए मुझे लगता है इसमें से जी। अजय जी, सवाल ये है कि जो तमाम आरोप राहुल जी लगा रहे हैं सदन में, उसको लेकर जो उन्होंने कहा कि साहब सबूत है, ऑथेंटिकेट करेंगे, तो बीजेपी कह रही साहब अभी तक किया नहीं है। तो हम मुद्दों पे बात करते हैं, उस लिहाज से वो सबूत अभी तक दिए नहीं है, व्यक्तिगत ना होते हुए मुद्दों की बात पे इस बात का जवाब। अजय जी देखिए, अभी जो सज्जन सुना रहे थे कि साहब धन्यवाद भाषण पर प्रधानमंत्री जी नहीं आए, आपको याद होना चाहिए स्वर्गीय अरुण जेटली जी बीजेपी के बड़े नेता थे, आज हमारे बीच नहीं। मनमोहन सिंह जी को बिना धन्यवाद प्रस्ताव पे भाषण दिए बीजेपी के और अपोजिशन के विरोध के कारण जाना पड़ा था, और लेकिन यहाँ पर तो बात ही दूसरी थी। प्रधान और उन्होंने कहा था अरुण जेटली जी ने कि सदन चलाना सरकार का काम है, अपोजिशन का काम तो पूछना होता है, और सवाल दे 145 करोड़ लोगों के लिए पूछा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है इस देश का, दुर्भाग्य यह है इस पार्लियामेंट का कि देश की सरकार के मुखिया खुद ही छुपना चाहते हैं, वो आना नहीं चाहते, वो पीछे लेके इसके बहाने से, क्योंकि उन पे सवालों पे वॉर होगी किसानों के ऊपर। अभी जो फ्रेमवर्क हुआ नहीं है उसको पूरे के पूरे पे चर्चा होगी कि कैसे आप अमेरिका के ट्रंप के आगे झुकाते हैं, कभी चाइना को रेड कारपेट के लिए, सीपीसी के लिए बुलाते हैं। नहीं सर, अभी अमेरिका की डील सर अभी पूरी हुई नहीं। जो भी बात भारत सरकार ने अभी कही है, जो भी बात भारत सरकार ने कही, वो कह रही कि साहब कोई हमारे हित के साथ समझौता नहीं हुआ। आदरणीय एंकर महोदय, हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं कि अभी डील हुई नहीं है, फ्रेमवर्क हुआ है, और देश में बीजेपी के नेता अभिनेता माला डाल दो, छक्का मार दिया है, डैडी डील हो गई है। ये जश्न किस बात का मना रहे हैं? नहीं तो सर, आप ये फिर कैसे कंक्लूजन पहुंच गए कि किसानों का नुकसान हो गया, देश का समझौता हो गया, एक तरीके से समझौता कर लिया? जी, 3% से 18% टैरिफ कर दिया, ये जीत है इनकी। हम इनको 70% लगाते थे, 0 कर दिया। ये तो पूरे देश को पता सर, अभी टैरिफ कम हुआ है, डील के प्रोविजंस तो अभी आने बाकी है। अनुज जी वो कह रहे हैं कि साहब आपने जो है इस डील के माध्यम से राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता किया। अनुज जी, और अभी आप ठीक है अजय जी, आपका पॉइंट आ गया। हाँ, जल्दी से अनुज जी। हाँ, नहीं, मेरी बात तो सुनिए सर, लगातार नहीं सर, समय की सीमा होती टेलीविजन में। अजय जी टीवी में, टेलीविजन में समय की सीमा होती, बाकी मेहमान भी मंच पे है, बोलने के लिए अपनी बात। हाँ अनुज, जल्दी से बोलिए अपनी बात। इस्तेमाल कर रहे थे अनुज जी, आप बोलिए अपनी बात। हाँ अजय जी प्लीज। हरेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जिस तरीके से पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, आप ये बताइए, एक होता है कि भाई 2025 में ट्रंप ने या अमेरिका ने सब पे कहा कि हम आपका क्या कहते हैं टैरिफ को आगे इंक्रीज करेंगे, तो केवल भारत के लिए तो कहा नहीं था, पूरे विश्व के लिए हुआ था। कि अगर केवल भारत के लिए हुआ होता तो बात अलग है। आज अमेरिका चीन के देखिए। अरे अजय जी, आपके बीच में कोई नहीं बोलता है सर, आप क्यों लगातार चाहते कि आप ही को मौका दिया जाएगा सर? अरे सर, आपके नेता तो वहां बोलते नहीं है, आप लगातार यहाँ बोल रहे हैं, बहस नहीं होने दे रहे हैं। प्लीज अजय जी, मर्यादा रखिए इस बात की, मंच की। हाँ अनुज जी, आप बताइए, कोई सामान 100 रुपए का मिलता था, एक आदमी ने कहा कि 120 रुपए में अब हम बेचेंगे। 120 रुपए में बेचने के बाद उसने सबके लिए क्या, एक के लिए नहीं किया था। 50% अगर टैरिफ लगा तो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं किसी के ऊपर 200-150% लगा, किसी के ऊपर 100% लगा, वहां से आके 18% हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि किसी के ऊपर 2% था, 2% रहा, या 3% था, 3% था। तो इस चीज को इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता दुग्गल साहब को, राहुल गांधी जी को पहले इकोनॉमिक्स समझना चाहिए। वो तो ऐसे कब किसी दिन अर्थशास्त्री, किसी दिन समाजशास्त्री, किसी दिन स्वास्थ्य विशेषज्ञ बन जाते हैं। दूसरी चीज ये होती, बार बार गुमराह करते हैं। अभी आप देखिए फैक्ट शीट इनका, देखिए अमेरिका ने जो किया उसके बाद में देखिए कहां एक चीज आता है, जैसे कि कमिटेड होता 500 करोड़, वो इंटेंडेड हो गया। दूसरी चीज होता है कि एग्रीकल्चर उसमें नहीं है, 90-95% उस चीज एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट उसमें सेफ है। तो ये जो गुमराह बार बार करते हैं, नरवले जी की किताब पब्लिश नहीं, उसकी झूठी किताब होता नहीं, सब संविधान का बुक पहले लेके चलते थे, खाली पन्ना। तो ये
दिमाग में थोड़ा सा दुग्गल आपको समझना चाहिए। अगर आप कुछ भी लीडर ऑफ अपोजिशन है, कुछ भी बोले तो फैक्ट के साथ बोले, ऐसा नहीं कि अनाप शनाप कुछ आके बोल जाए। प्रफुल्ल जी, सवाल यह है कि जैसे गारमेंट सेक्टर को लेकर भी लगातार बांग्लादेश के मुकाबले कैसे भारत को नुकसान होगा, ये बात लगातार चल रही थी। आज वाणिज्य मंत्री ने उसको स्पष्टीकरण दिया कि नहीं साहब, ऐसी स्थिति नहीं होने वाली। उन्होंने उसका आधार भी सब चीजें सामने रखी। आपको लगता है कि क्या एक परसेप्शन की भी लड़ाई इस पूरे डील के प्रोविजन सामने आने से पहले लगातार चल रही है, जो कि राजनीतिक रूप से मुखर होती दिखाई पड़ रही है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि वो 18% हो, 19% हो, अभी तो बांग्लादेश के ऊपर भी 19% की बात चल रही है, लेकिन मूल विषय ये है कि आज वैश्विक जो परिदृश्य है, और कभी केवल ट्रंप आने के बाद नहीं है, पोस्ट कोविड ही जिस तरीके का वैश्विक परिदृश्य है, उसमें सारे ही नॉर्म्स जो है वो रीसेट हो रहा है। दुर्भाग्य से होता क्या है आनंद, जब इस तरह की बात चलती है, जैसे चाइना की बात चलती है, तो फिर पूरा इतिहास निकलता है। भाई 49 में जब सरदार पटेल वार्निंग दे रहे थे, 50 में गोलवलकर गुर्जर आरएसएस वाले वार्निंग दे रहे थे, उनके खुद मिनिस्टर्स वार्निंग दे रहे थे, आर्म फोर्सेस वार्निंग दे रही थी, तो 57-59 तक क्यों सोता रहा? किसने कॉम्प्रोमाइज किया चाइना से? ये प्रश्न उठते, फिर इतिहास के मामले निकलते हैं तो फिर कांग्रेस को बुरा लगता है। निशिकांत दुबेकर ऊपर क्यों इतना ये आक्रामक है? तो कब ऐसा हुआ था कि महिलाओं ने प्रधानमंत्री का आसन ही घेर दिया हो? ऐसा तो संसदीय इतिहास में कहीं पे भी नहीं हुआ था। तो ये आचरण यदि संसदीय कहते हैं तो मैं कहता हूं कि ये इश्यू बेस्ड हो। इश्यूज आपके पास कॉन्क्रीट है तो उन पर सरकार को घेरना विपक्ष का काम है, और घेरना भी चाहिए जी। वो प्रश्न विपक्ष नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन उसका एक तरीका होता है, उसकी एक नियमावली होती है, उसको सही तरीके से ऑथेंटिकेट करके हो या संसदीय प्रक्रिया के नियमों के आधार पर प्रश्न उठाने होते हैं। जब वो फॉलो नहीं होता है तो फिर इस तरह की दुविधा आती है। और जब आप जो आसन होता है वो संसदीय, इसमें तो सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसी पर आप आक्रामक हो जाते हो, तो फिर ऐसी स्थिति में संवाद जो लोकतंत्र की आत्मा है वो पूरी तरीके से रुक जाती है। बिल्कुल, संवाद लोकतंत्र की आत्मा है, इसमें कोई दो राय नहीं सर। लेकिन वही संवाद अगर गतिरोध में बदल जाएगा तो उसको लेकर सवाल उठेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, वक्त इतनी अनुमति दे रहा आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। कहते हैं कि डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, पर चौबे जी के अस्पताल का बिल हम थोड़े न भर सकते हैं। उस दिन कहने लगे नी रिप्लेसमेंट, 4 लाख का खर्चा आया। अच्छा हुआ हेल्थ इंश्योरेंस था, वरना तुम कंजूसों से मांगना पड़ता। अरे जियो चौबे जी। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। UPI कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। तैयार है, बिल्कुल तैयार है। तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है। इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती। हम है नौसेना, हम है भारत के सारथी। जय भारती,
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केंद्रीय बजट 2026-27 में ऑरेंज इकोनॉमी के लिए एक बड़ी पहल की घोषणा की गई है। इस पहल के जरिए देश के 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स कंटेंट क्रिएटर लैब्स यानी AVGC की स्थापना की जाएगी, ताकि युवा प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जा सके। मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी यानी IICT के सहयोग से संचालित इन लैब्स का उद्देश्य व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना, 2030 तक अनुमानित 20 लाख पेशेवरों के लिए कौशल अंतर को कम करना और एक पेशेवर क्रिएटर इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में वित्त मंत्री की इस पहल को अमली जामा पहनाने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में IICT के साथ इस क्षेत्र से जुड़े अधिकारी और पेशेवरों ने हिस्सा लिया। AVGC XR सेगमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, भारत सरकार की लाइन मिनिस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ इस वर्कशॉप में हमने कोशिश की है एक जो अभी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने उनके बजट स्पीच में देश भर में ऑरेंज इकोनॉमी की बढ़ोतरी के लिए और 15,000 स्कूल्स एंड 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएटर लैब्स की जो प्रस्तावना की गई है उसको मूल रूप देने के लिए, उसको एक शेप देने के लिए एक कंसल्टेशन आज यहाँ पर आयोजित किया गया था। बहुत अच्छे आइडियाज आए हैं। इन सारे आइडियाज को हम आज इकट्ठा करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस कार्य प्रणाली को जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ऑरेंज इकोनॉमी के नाम से कहते हैं, उसको हम आगे बढ़ा सकें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुओला दा सिल्वा 18 से 22 फरवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा 19-20 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित दूसरे AI शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि राष्ट्रपति के साथ 260 कंपनियों के प्रतिनिधियों वाला एक बड़ा व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आ रहा है। This is in regard to the visit of President of Brazil for the AI Summit. At the invitation of Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, His Excellency Luiz Inácio Lula da Silva, the President of the Federative Republic of Brazil, will be paying a state visit to India from 18 to 22nd February 2026. President Lula will be participating in the second AI Summit, which is to be held from 19 to 20th February here in Delhi. और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। हेल्थ इंश्योरेंस को झंझट कहने वाला मिस्टर वेंकट ऐसा पलटी मारा। नो वेणु, कोई झंझट नहीं, इंश्योरेंस का क्लेम कुछ ही घंटों में पास होता है। मेरा बाईपास का था, फिर भी या फीलिंग मच बेटर वेणु। झंझट तो मेरा शैम्पू है, इंश्योरेंस नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस UPI कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर
सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है, पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा, क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। भारतीय रक्षा तैयारियों के लिहाज से आज का दिन बेहद खास रहा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रक्षा खरीद प्रक्रिया को मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत भारत को राफेल जैसे लड़ाकू विमान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। DAC ने सेना के तीनों अंगों के लिए अलग अलग रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है, जिसके बाद तीनों ही अंगों की लड़ाकू क्षमताओं में न सिर्फ बड़ा इजाफा होगा बल्कि मेक इन इंडिया को भी एक बड़ी संबल मिलेगा। जानकारों के अनुसार राफेल के अधिग्रहण का फैसला भारत को रणनीतिक धार देने वाला फैसला साबित होगा। भारतीय रक्षा तैयारियों के लिहाज से रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना को नए राफेल लड़ाकू विमान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC की महत्वपूर्ण बैठक में करीब 3,60,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। मंत्रालय के फैसले से तीनों सेनाओं की लड़ाकू क्षमता और तैयारियों में बड़ा इजाफा होगा। जो सैंक्शन दी है आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, गेम चेंजर है। ज्यादातर इसके सामान वो भारत में बनेंगे। 18 फ्लाइंग इन कंडीशन में आएंगे और बाकी जो राफेल है वो भारत में बनेंगे और इनके अंदर जो कंपोनेंट होंगे करीब 60% जो होंगे कि वो मेक इन इंडिया होंगे। तो ये आने वाले टाइम में इससे भारत की वायु शक्ति बहुत बढ़ेगी। वायुसेना के लिए राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट, आधुनिक कॉम्बैट मिसाइलों व हाई अल्टीट्यूड प्सीडो सैटेलाइट खरीदने को मंजूरी दी गई है। थल सेना के लिए एंटी टैंक माइन और T-72 टैंक और आर्म्ड रिकवरी व्हीकल्स के ओवरहाल को स्वीकृति दी गई है। तो वहीं नौसेना के लिए 4 मेगावाट मरीन गैस टरबाइन आधारित इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमान P-8I खरीदने को मंजूरी दी गई है। ये P-8I विमान पनडुब्बी रोधी अभियानों, समुद्री निगरानी और लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता को और मजबूत करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वायुसेना को मिलने वाले ज्यादातर राफेल विमान भारत में ही बनाए जाएंगे, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। वहीं आधुनिक कॉम्बैट मिसाइलें और एयरशिप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड प्सीडो सैटेलाइट खरीदने के लिए भी मंजूरी मिली है। ये नई मिसाइलें दुश्मन के ठिकानों पर दूर से ही सटीक वार करने में मदद करेंगी। ASHAPS सैटेलाइट सिस्टम लगातार निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और सैन्य संचार को मजबूत करने में काम आएगा। इसके अलावा भारतीय तटरक्षक बल के डॉर्नियर विमानों के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम खरीदे जाएंगे। इससे समुद्री निगरानी और ज्यादा प्रभावी होगी। रक्षा मंत्रालय का मानना है कि ये फैसले भारत की रक्षा तैयारियों को नई मजबूती देंगे और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होंगे। विशाल बैरस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इस खबर पे बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं वाइस एडमिरल रिटायर्ड शेखर सिन्हा जी, जो कि फॉर्मर चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस आज की रक्षा खरीद प्रक्रिया को किस तरीके से आप देखते हैं, कितना बड़ा गेम चेंजर होगा, खासतौर से राफेल की इस खरीद को मिली मंजूरी को लेकर? नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्रोग्राम में मुझे लाने के लिए। ये देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। खासकर ये जो
राफेल विमान हैं एयरफोर्स के लिए, देखिए इसका सिलेक्शन 2011-12 में हो गया था, लेकिन उस समय की जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने इसकी उस प्रक्रिया को और आगे नहीं बढ़ाया, कहने लगे बहुत कीमती है, कुछ बहाने लगा के उन्होंने टाल दिया। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट है, राजनाथ सिंह जी का ये बिल्कुल अच्छा काम किया इन्होंने कि उन्होंने कहा कि नहीं, एयरफोर्स की हमारी क्षमता जो है वो बनी रहनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखा है अभी एयरफोर्स ने क्या किया ऑपरेशन सिंदूर में। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके। आप जानते हैं कि इन्हें 32 स्क्वाड्रन की बहुत सारे स्क्वाड्रन्स की कमी है, अभी सिर्फ 32 है इनके पास, 45 के आसपास होने चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छी बात यह है आरिंदर जी कि इसमें से 18 जहाज आएंगे जो फ्लाईओवर कंडीशन में बने बनाए, तो वहाँ बनेंगे और यहाँ आ जाएंगे, और बाकी जो जहाज़ हैं उसमें 60% जो कंपोनेंट है वो भारतवर्ष में ही बनाया जाएगा। तो एक तरह से समझिए कुछ टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये 60% काफ़ी है, क्योंकि इंजन तो हम बनाते नहीं हैं, बिल्कुल ही नहीं बनाते हैं। तो अगर उसको आप 30% ले लें तो इसका मतलब है कि करीब करीब भारतीय हवाई जहाज़ होगा। बहुत छोटा परसेंटेज है जो कि उनके साथ होगा। उसके बाद देखिए आप नेवी के साथ जो ये 6 P-8 आए हैं आनंद जी, ये एक हमारे पास इसके पहले भी 12 जहाज़ हैं हमारे पास ऑलरेडी, और 6 हमें और लेने थे, क्योंकि हमने जब कैलकुलेशन किया था आज से कई साल पहले, तो हमें लगता था कि हमारे लिए 19 P-8 आए होने ज़रूरी हैं एक अनब्रोकन चेन स्टैब्लिश करने के लिए। तो ये उसी सिलसिले में 6 जहाज़ का और रिक्वायरमेंट पेश किया गया था सरकार को, उन्होंने क्लियर भी कर दिया था, लेकिन ये हमारे अमेरिका के साथ थोड़े संबंध तनावपूर्ण हो गए थे, इस वजह से इसमें रोक लग गई थी, तो वो उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो ये दूसरा, ये जैसा आपने कहा कि ये पनडुब्बी को मार कर सकता है और ये दूसरे शिप्स को ट्रैक कर सकता है, और ये हमारी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा अंग है। आपको याद होगा कि लद्दाख में भी इसको यूज किया गया था जब हमारे चीन के साथ। बिल्कुल, इन तमाम चीजों ने सर अपनी उपयोगिता साबित करी है, और अब मेक इन इंडिया के साथ भी एक तरीके से तारतम्यता देखी जाए तो भारत की रक्षा तैयारियों को बड़ा संबल मिलेगा। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बात को विस्तार से आगे बढ़ाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कहते हैं कि डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, पर चौबे जी के अस्पताल का बिल हम थोड़े न भर सकते हैं। उस दिन कहने लगे नी रिप्लेसमेंट, 4 लाख का खर्चा आया। अच्छा हुआ हेल्थ इंश्योरेंस था, वरना तुम कंजूसों से मांगना पड़ता। अरे जियो चौबे जी, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज एमएसएमई सेक्टर को मिल रहा है टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए वित्तीय सहायता का रास्ता। एमएसएमई के उद्यम से ही
आत्मनिर्भर भारत अभियान को सिद्धि मिलेगी। नेशनल SC/ST हब की स्कीम स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम के तहत SC/ST वर्ग के सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को प्लांट, मशीनरी या इक्विपमेंट्स की खरीद के लिए लिए गए लोन पर 25% या 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है। आज कितने ही मौजूदा और उभरते SC/ST वर्ग के उद्यमी इन कई सब स्कीम से लाभान्वित हो रहे हैं। आप भी इस योजना का लाभ उठाइए। अधिक जानकारी के लिए www.scshthub.in पर जाएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। जहां विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े करने की कोशिश कर रहा है, तो सरकार ने तथ्यों के साथ फिर से स्पष्ट किया है कि इस डील में भारत के किसी भी राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं किया गया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बांग्लादेश के मुकाबले भारत को गारमेंट सेक्टर में नुकसान होने की बात कहना पूरी तरीके से गलत है, तो वहीं कृषि और डेयरी के क्षेत्र में भारतीय किसानों को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। भारत और अमेरिका के बीच हुई ऐतिहासिक व्यापार डील को लेकर कांग्रेस के आरोपों के बीच केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कहा कि पूरे मामले में विपक्ष भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के दुष्प्रचार को नकारते हुए कहा कि ये गलत जानकारी फैलाई जा रही है कि बांग्लादेश को भारत से ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि डील भारतीय किसानों के हित की पूरी तरह रक्षा करती है। एक और झूठ उन्होंने फैलाया पार्लियामेंट में कि बांग्लादेश को भारत से ज्यादा लाभ मिला है, वो भी सरासर झूठ है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में एक सुविधा मिली है कि अगर रॉ मटेरियल अमेरिका से खरीदे, उसको प्रोसेस करके कपड़ा बना के एक्सपोर्ट करे, तो वो 0 रेसिप्रोकल टैरिफ पे जाएगा। वही सुविधा भारत को भी है और भारत को भी मिलेगी। अभी तो हमारा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बना है, जब इंटरिम एग्रीमेंट फाइनल होके आएगा तब फाइन प्रिंट पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुई व्यापार डील से भारत के व्यापार पर कोई असर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारत की स्थिति मजबूत है और ये डील भारत के आर्थिक और व्यापारिक हितों के अनुकूल है। All of you are aware that India and the United States, we had agreed to a joint statement on the framework for an interim agreement on reciprocal and mutually beneficial trade. This was issued on 7th February 2026. The joint statement is the framework and remains the basis of our mutual understanding in this matter. Both sides will now work towards implementing this framework and finalizing the interim agreement. The amendments in the US fact sheet reflect the shared understandings contained in the joint statement. SBI रिसर्च की ताज़ा रिपोर्ट के आंकड़ों पर नजर डालें तो आने वाले समय में अमेरिका के साथ भारत का सालाना व्यापारिक लाभ 90 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट का अनुमान है कि इससे भारत को हर साल कम से कम 45 अरब डॉलर का अतिरिक्त लाभ हो सकता है, जो GDP का करीब 1.1% है। साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 3 अरब डॉलर की अतिरिक्त बचत भी संभव है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भले ही अमेरिका ने बांग्लादेशी उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 19% कर दिया हो, लेकिन कच्चे माल की लागत अधिक होने से भारत की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पर खास असर नहीं पड़ेगा। भारत और अमेरिका के बीच इस ऐतिहासिक व्यापार डील ने दोनों देशों के रिश्तों को एक नई दिशा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। दूरदर्शन की जानी मानी और लोकप्रिय पूर्व समाचार वाचिका सरला माहेश्वरी का आज निधन हो गया। दूरदर्शन पर बेहद सौम्य, गरिमामयी और विश्वसनीय अंदाज में समाचार पढ़ने के लिए सरला माहेश्वरी जी ने अपनी आवाज़ और प्रस्तुति से दर्शकों पर एक अलग छाप छोड़ी।
80 और 90 के दशक में दूरदर्शन के समाचार बुलेटिनों का प्रमुख चेहरा रहीं सरला माहेश्वरी को उनकी सौम्यता, सादगी और विशेष रूप से उनके त्रुटिहीन हिंदी उच्चारण के लिए जाना जाता था। कि सदन की बैठक फिर बुलाने के बारे में संवैधानिक स्थिति ये है कि पूर्व घोषणा के अनुसार मंगलवार को इसकी बैठक होगी, लेकिन उन्होंने बताया कि ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए लोकसभा की बैठक फिर अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जा सकती है। बिहार में आज किऊल और गया जंक्शन के बीच एक नई डीजल मल्टीपल यूनिट रेल सेवा शुरू हो गई है। केंद्रीय उद्योग विकास राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा शाही ने शेखपुरा में हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए रेल राज्य मंत्री श्री केसी लेंका ने कहा कि बिहार में रेल सेवा के विस्तार और इसे बेहतर बनाने के लिए आगामी 3 वर्षों में 3 अरब रुपये खर्च किए जाएंगे। आपने देखा सरला माहेश्वरी जी का अंदाज, जो कई दशकों पहले की उनके द्वारा पढ़ी गई खबर के कुछ अंश थे जो हमने आपको दिखाया। उनका जाना पूरी टेलीविज़न पत्रकारिता के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। दूरदर्शन परिवार सरला माहेश्वरी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इसी खबर के साथ न्यूज़ नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।